सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पीडीएस का। ठीक है, पीडीएस की क्या अभी सक्सेस रही है, क्या उसके चैलेंजेस हैं, ठीक, क्या उसको किया जाना चाहिए। तो देखिए, पीडीएस अभी एक हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे आया था, यहाँ पे शायद मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये है 2022-23 में रिलीज हुआ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। इसने बोला कि पीडीएस फूड आइटम अफेक्टिंग स्पेंडिंग ऑन नॉन फूड ग्रेन आइटम, मतलब ऐसा हुआ कि इसने इतना लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया पीडीएस ने कि अब वो फूड आइटम को छोड़ के नॉन फूड आइटम की परचेजिंग में लगते हैं, क्योंकि अब उनको एकदम एश्योरिटी है कि उनके घर में 5 किलो अनाज पर यूनिट आ जाएगा फ्री में। तो नमक तो सस्ता होता ही है, तो वो उनको अब इशू नहीं रहा। ठीक। अच्छा, इसकी सक्सेस बतानी है आपको कि सक्सेस क्या रही है, तो पॉइंट लिखना, 3 पॉइंट लिखना बस ये, और तीनों के ये एग्जाम्पल बस। पहला, कि इसकी कवरेज और इसकी रीच, मीन्स इसकी पहुंच बहुत ज्यादा है। एफसीआई की एनुअल रिपोर्ट बताती है कि लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। एग्जाम्पल दे देना, 80 करोड़, ठीक है, बात पूरी हुई। अगला है कि प्राइस, जो मूल्य है ना, उसमें स्थिरता आती है इससे। कैसे? कि भाई जब से पीडीएस लागू हुआ है, चल रहा है भारत में, तब से बहुत कम चांस है कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन आई हो। कभी कभी इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे पहुंची ही नहीं है, रेयरली एक आध बार पहुंची होगी। तो आप जनरलाइज करके ये पॉइंट लिख सकते हो, बात बिल्कुल सही है। और इससे क्या है, एक आपका बफर स्टॉक तैयार हो जाता है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे आप एग्जांपल लिख सकते हो कि दुनिया इनसिक्योर थी रिगार्डिंग फूड, बट इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था और एश्योर्ड था। इवन महीने में 2 बार, 2 टाइम्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कराया। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए सभी सरकारों को हमें एक बार थैंक्स बोलना चाहिए। ठीक। अगला इसमें चैलेंज क्या है, तो देखिए चैलेंज आप कितना वैसे याद रखोगे, पीडीएस, तो पी से प्रोक्योरमेंट मीन्स खरीद के एक दो चैलेंज होंगे, एक दो डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंज होंगे, और एस से आप सोच लो स्टोरेज के भी चैलेंज है। 6 पॉइंट आपके निकल गए यहीं से। क्या लिखना है पहला? प्रोक्योरमेंट में हमारे यहाँ क्या चलता है, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट, कि खुला जितना भी माल है आप ले आओ। तो वो तो ठीक है, लेकिन जो मोटा अनाज है, मिलेट्स है, वो एकदम हाशिए पे रह जाते हैं, मार्जिन पे रह जाते हैं, तो ये एक इश्यू है। ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन के क्या चैलेंज है? डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, एक तो जो बेनिफिशियरी हैं उनका आइडेंटिफिकेशन का इशू है। और जब डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं, तो भाई करप्शन इतना है, जो शॉप्स हैं उन पे, वो अपने आप में एक चैलेंजिंग है। भाई आता है 5 किलो, देते हैं 4 किलो। ठीक। अगला ऐसे स्टोरेज का इशू है। देखिए हमारे यहाँ ओपन में पड़ा रहता है अनाज, ठीक है, तो उससे क्या है, वो खराब हो जाता है जब बरसात आती है, तो बहुत ज्यादा वेस्टेज है। तो हमें वो वेस्टेज भी कम करना है। तो इस तरीके से आप जितने भी अपने पॉइंट है, इस पीडीएस के अराउंड उनको रिवॉल्व करना। ठीक। चलिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं अब समझ लेना। लीकेज और डाइवर्जन, तो ये कौन से वाले पॉइंट में जाएगा आपका, पीडीएस वाले में, पीडीएस, ये डी वाले में चला जाएगा। ठीक है, कि कमोडिटी डाइवर्ट हो जाती है। सही बात है। अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेटेड बेनिफिशियरी, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही चैलेंज है कि हमें बेनिफिशियरी का पता नहीं चलता, वो एक्चुअल में जेन्यून इशू है। ठीक। अगला, इससे क्या है ना, मोनोक्रॉपिंग को बढ़ावा मिलता है, मिला भी है वही वीट और राइस। इसके अलग तो शायद ही कहीं पे बाजरा बढ़ता है, अदरवाइज इन तीन से ज्यादा चीजें नहीं मिलती। तो उससे क्या है, आपको फूड सिक्योरिटी तो हो गई, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आपकी नहीं हुई। न्यूट्रिशन का आप डेटा देख लेना कितना खराब है। ठीक, लगभग 37% अभी भी जो एज्ड के पर्सन है, फ्रॉम 25 to 35 अंडर नरिश्ड है। ठीक। तो मोनोक्रॉपिंग का एक इशू है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि वीट और पेडी से लगभग पंजाब में 84% यही पैदा की जाती है, 84%। तो मोनोक्रॉपिंग है, वहां पे सोयल की फर्टिलिटी खराब हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है। तो ये एक वैलिड कंसर्न है। अगला, सरकार पे भी तो बर्डन है भाई, फ्री में देगी तो उसके ऊपर भी तो ज्यादा खर्चा है। ये देखिए फूड सब्सिडी कितनी जा रही है, लगभग लगभग 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ फूड सब्सिडी है। अभी 2023 में थोड़ी कम हुई 2.7, लेकिन मोटा मोटा लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है, पौने 3 लाख करोड़ समझ लीजिए। तो फूड सब्सिडी, ये भी बर्डन पड़ रहा है सरकार पे, वरना इस पैसे को कहीं और वेलफेयर स्कीम में यूज करती। अगला है, तो ये सब आपके देखिए चैलेंजेस हुए। सॉल्यूशन भी आप यहीं से लिख सकते हैं
कि जो बेनिफिशियरी की दिक्कत है ना कि भाई 67% को अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सरकार बोलती है, और गरीब कितने हैं? नीति आयोग का अभी आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ी होगी, 15% हार्डली गरीब है। तो फिर ये जो ऊपर के 41 कितना हुआ, 52%, ये कौन लोग हैं फिर? ये सरकार को भी पता है। तो ये अपने आप में गलत चीज है। तो इससे बढ़िया है कि हम यूनिवर्सलाइज कर दें कि भाई ठीक है, हम 67 को नहीं, हम 100% को देंगे, लीकेज की ये सब काम ही खत्म। तो तमिलनाडु ने ऐसा किया हुआ है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर आपको ऐसा नहीं करना, सबको नहीं देना, तो फिर कम लोगों को दो। ये इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि जो टोटल है 67%, उनको ना देके आप जो बॉटम के 40% है, आप उनको दे दो। तो इससे क्या होगा, जो सब्सिडी का बर्डन है वो हमारा कम हो जाएगा। देखिए इकोनॉमिक सर्वे ने ये बात बोली है। ठीक। हम डिजिटलाइजेशन प्रमोट कर सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ने किया हुआ है कि वो वन नेशन वन कार्ड और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू पीडीएस की शॉप पे डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, तो बात ठीक है। आधार का यूज हो सकता है। और अनाज ना देके आप चाहें तो डीबीटी दे सकते हो, उनको पैसे दे सकते हो, या फिर ई रूपी का आपने सुना होगा, बाउचर वाला, तो ऐसे बाउचर दे दो ताकि वो मार्केट से गेहूं परचेज कर ले। तो काफी सारी रिकमेंडेशन है। शांता कुमार का नाम याद रखना, किसी भी पॉइंट को यहाँ पे लिखना जरूर शांता कुमार से कनेक्ट करके, क्योंकि ये एकदम बहुत ज्यादा क्रूशियल कमेटी है फॉर रिफॉर्म इन पीडीएस। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन तैयार होता है, आई होप। अब कंक्लूजन आपको कैसे करना है कि इंडिया ने जो सरकार की बहुत सारी पहल है उसके थ्रू फूड सिक्योरिटी अचीव कर ली है, लेकिन अब हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अचीव करने पे ध्यान देना है, ताकि हम एसडीजी जो भी है, सेकंड है थर्ड है, उनको अचीव कर पाए बाय 2030। काम पूरा हुआ। ये क्वेश्चन आपका ऐसे कम। अगला क्वेश्चन अपना है एफडीआई और एफआईआई से रिलेटेड, ठीक है। पूछा क्या गया है कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक, दूसरा उसका पॉइंट है, पहला देखिए, पहला है सिग्निफिकेंस, महत्वता क्या है इस। दूसरा पॉइंट इन्होंने पूछा है कि ये डिक्लाइन हुआ है, रिसेंट डिक्लाइन इसमें देखा गया है, ठीक। और तीसरा आपको मेजर्स बताने हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए इंट्रोडक्शन आप कैसे दे सकते हो कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, इसको विकास के लिए कैपिटल की आवश्यकता है। एफआईआई और एफडीआई दोनों पूंजी की उपलब्धता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये मैं ट्रांसलेट करके लिख रहा हूँ खुद से, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ताकि हिंदी वालों को भी इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री एंड द नीड ऑफ कैपिटल अवेलेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर इट्स डेवलपमेंट, एंड एफआईआई एंड एफडीआई बोथ प्रोवाइड इनफ कैपिटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, कैपिटल अवेलेबिलिटी कराते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, सिग्निफिकेंस आपने लिख दिया इसका, और भी लिख सकते हो क्योंकि ये तो एक इंट्रो हुआ। सिग्निफिकेंस को देख लो, थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट लिख ले रहा है। अब एक ऐसे में ना आपको दिमाग में आप पॉइंट भूल जाते होंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है, तो आप रैंडम मत याद करो। आप सोचो कि एक कंपनी है इंडिया में, सपोज हुंडई। हुंडई ये कार बनाने वाली कंपनी है, ये आई इंडिया में, तो पहले क्या लेके आएगी? पैसा लेके आएगी, है ना। उसके बाद इंडिया में कार बना रही है तो अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी लेके आएगी। अब यहाँ पे वो बना रही है, सब कुछ कर रही है, तो यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ पे इंफ्रा भी इंप्रूव होगा, और यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ज्यादा कार बनेंगी तब। तो ये इसके फायदे हैं। तो इसी को आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो कि कैपिटल अवेलेबिलिटी आती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, ठीक है, जॉब क्रिएशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। एग्जाम्पल आप लिखते जाना, जैसे हुंडई, होंडा, सुजुकी, ये सब इनके मैन्युफैक्चरिंग बेस है इंडिया में, और यहाँ से कार ये एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भाई वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ गई तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करती ही है सरकार इसके लिए, जैसे गिफ्ट सिटी तैयार कर रही है गुजरात में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है और कैपिटल आती है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मैंने एफडीआई के बारे में आपको बता दिया। एफआईआई उतना इस पे स्पेसिफिक ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी लगभग इंट्रोडक्शन दोनों का लगभग सेम है। इसका इन्वेस्टमेंट अगर 10% से कम है तो एफआईआई है, 10% से ज्यादा है तो एफडीआई है। बात क्लियर हुई?
एफआईआई के बारे में थोड़ा सा देख लो कि ये देखिए पैसा लेके आती है, मार्केट में लिक्विडिटी देगी, क्योंकि ये पैसा पैसा देगी। ये टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब रहने दो, ठीक है, हमारी करेंसी को भी इम्पैक्ट करती है और एक्सेस टू कैपिटल लोगों की बढ़ाती है। तो इस पे एज सच मेंस में तो क्वेश्चन नहीं बनता, डिफरेंस पे इसकी बन सकता है कि एफआईआई और एफडीआई में क्या डिफरेंस है, या फिर जो रिसेंट डिक्लाइन है। तो आपने पहला सिग्निफिकेंस दोनों का लिख दिया। अगला आता है अपना डिक्लाइन क्यों हो रहा है, तो डिक्लाइन का सीधा यहां से स्टार्ट कर देना कि एक आरबीआई की रिपोर्ट है, ठीक है, जो बोलती है कि हमारे यहाँ एफडीआई में ड्रॉप आया है 62% का, ठीक है, कब 2023-24 में, फाइनेंशियल ईयर में। तो आपने डिक्लाइन बता दिया। अब इसके रीजन है, काफी रीजन है, आप वो भी लिख सकते हैं। तो रीजंस क्या है इसके? पहला है ग्लोबल स्लोडाउन, ठीक है, जो ग्लोबल डिमांड है वो थोड़ी सी अभी कम हो रही है, उस वजह से। तो इंडिया भी कोई बाहर थोड़ी रहता है, इंडिया भी पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट है, इस वजह से यहाँ भी थोड़ा सा डिक्लाइन है। अगला आप लिख देना करेंसी फ्लक्चुएशन, कि जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ, उस वजह से लोग अपना पैसा निकाल के ले जाते हैं। और लिख देना पॉलिटिकल रीजन, ठीक है, पॉलिटिकल वरीज रहती है। आप देखिए अभी लास्ट टू लास्ट ईयर एप्पल का एक प्लांट था बेंगलुरु में, तो कुछ इशू आए होंगे वहां की लेबर को, तो उन्होंने उस फैक्ट्री में ही आग लगा दी, पूरे प्लांट में। तो कैसे फिर एफडीआई आएगा? क्यों फिर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे? बातें जो भी रही हो, आप कंप्लेन करनी चाहिए थी, बट पूरी फैक्ट्री को आग लगाना ये तो कहीं तक भी ठीक नहीं है। दोनों में डिफरेंस पूछेगा तो ये दोनों की डेफिनेशन है। ये एक्टिव होते हैं एफडीआई वाले, एफपीआई पैसिव है। ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, हाई कंट्रोल है एफडीआई में, वेरी लो कंट्रोल इन एफपीआई। मैनेजमेंट में एफिशिएंसी आती है एफडीआई से, इससे लेस एफिशिएंट है। एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है, तो आप लिख लोगे, कोई इशू नहीं है उसमें सच। अगला, हमें इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए एफडीआई को, ठीक है, और एफआईआई को। तो सिंपल सा, इंडिया में आपको पता है ये जो आ रहे थे, तो इनको हम एक लैंड देते हैं कि आइए अपनी फैक्ट्री लगाइए। तो उस लैंड देने की प्रोसेस हम इजी कर दें तो ये आएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा दो, ठीक है। एक इनके लिए एक्सक्लूसिव जोन बना दो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दो, जिसमें ये आए, इन पे टैक्स भी कम लगे, ये एक्सपोर्ट भी कर पाए, इनके पास जो रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं वो भी कम हो, जो प्रोसीजर हो वो सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे एग्जांपल दे देना, जैसे गिफ्ट सिटी बन रही है गुजरात में, ठीक। अगला, हमें एक स्किल मैन पावर भी इनके लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, तभी तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और वो भी डिसिप्लिन वाली, ऐसी नहीं कि जैसे आग लगा दी, वो वाली नहीं। डिसिप्लिन, स्किल्ड मैन पावर, उससे क्या है, इनकी भी जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और ये इंडिया में थोड़े से अट्रैक्ट होंगे, ठीक। करप्शन वगैरह हम कम करेंगे। और कंक्लूजन कर देना, ठीक है। ये सब कंक्लूजन तो इसमें देखिए बना के लिखना होता है कि 5-6 टारगेट याद रखो कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है हमें, दुनिया की, सॉरी, ठीक है, एसडीजी के टारगेट है, हमें 2047 तक विश्व गुरु बनना है। तो ये बड़े बड़े याद रखना, और आंसर में जब कुछ नहीं है तो यहाँ से बच के निकल जाना आराम से, आप नहीं फंसोगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने हैं। आपको बस एक है ना, सोचना सीखना है। आपको दिमाग में जो पॉइंट नहीं आते, तो एक एग्जाम्पल पकड़ो, उस एग्जाम्पल से पूरी प्रोसेस समझ लो, उस प्रोसेस से आप पॉइंट्स लिखे आओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना फॉरेस्ट फायर पे, ठीक। तो देखिए दो तरीके हैं आपको स्टार्ट करने के। पहला, या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर देते हो, 1 सेकेंड। आपने जो रिसेंट न्यूज में चल रहा है फॉरेस्ट फायर, उससे स्टार्ट कर सकते हो कि रिसेंट फायर उत्तराखंड के बिनसर फॉरेस्ट में, ये हाईलाइट करती है कि इसकी कितनी बड़ी कीमत होती है, ठीक, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को। तो ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कि रिसेंटली इरप्टेड फॉरेस्ट वाइल्ड फायर इन बिनसर फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड, हाईलाइट दिस। यहाँ से नहीं करना तो एक तरीका और है, इसको आप एकदम रट लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, कि यूएनईपी की एक रिपोर्ट है जो प्रोजेक्ट करती है कि वाइल्ड फायर लाइकली टू बी इंक्रीज बाय 14% बाय 2030, की 2030 तक 14% तक वाइल्ड फायर के इंसिडेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक। और 2050 तक 33%, 33%। तो ये अपने आप में एक डराने वाला फैक्ट है। बस यहाँ से शुरू करना, ये सबसे बेस्ट रहेगा। फालतू में कुछ भी पढ़ोगे भूल जाओगे, इसको रट लेना कि 14% आसान है 2030 तक,
इतना इंक्रीज हो जाएगा। अब आ जाओ आप सीधे क्वेश्चन पे कि उत्तराखंड और वेस्टर्न घाट इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ भी होती है। अच्छा, ये एक ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन ज्योग्राफी में मैं आपको पूरा एक फॉर्मूला बताऊंगा, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ अभी उसको। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको ज्यादा बस खुद से सोचना है और आराम से आप बना के ले जाओगे। तो देखिए, वाइल्ड फायर को एक बार समझ लो कौन कौन सी होती है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि टाइप ऑफ वाइल्ड फायर। ग्राउंड फायर होती है, जो ग्राउंड से चलती है, मींस जो डेड वेजिटेशन है नीचे, वो इससे ज्यादा, वो ही ज्यादा अफेक्टेड रहती है, उसी में आग लगती है, और वो धीरे 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 ये महीनों तक चलती है, सालों तक चलती है, फैलती रहती है। ठीक है, इसका फोटो इधर है, ये वाला। अगला है सरफेस फायर, जो सतह पे लगती है। सतह पे कैसे, जो भी जो पत्तियां हैं, ठीक है, जो सूखी वेजिटेशन है पड़ी रहती है सरफेस पे, उसमें आग लगी किसी भी वजह से, और वो फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है जंगल में। तीसरी होती है क्राउन फायर। क्राउन क्या होता है, जो सर का ताज होता है। ताज मतलब पेड़ के जो ऊपर वाले पार्ट है, जो कैनोपी है, वहां पे आग लगती है। इसकी देखिए क्या है, हाइट पे लग रही है, तो ये बहुत जल्दी फैलती है। ठीक है, तो ये डैमेज भी काफी ज्यादा करती है। तीनों तरह की हुई। इसके कॉजेज लिखने के लिए आए कारण, तो आपने, एक कारण नहीं होगा, एक तो नेचुरल होगा, अगला एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित। ठीक, नेचुरल में 2-3 पॉइंट लिख देना, एंथ्रोपोजेनिक में भी 2-3 पॉइंट लिख देना। एक तो एंथ्रोपोजेनिक को भी चलिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो आप, कि एक तो होगी इंटेंशनल, कि आप जानबूझ के लगा रहे हो, एक अनइंटेंशनल, अनजाने में लग रही है। तो इंटेंशन कौन, जैसे झूम कल्टीवेशन करती है ना, तो उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है, कुछ जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, लोकल बोल लीजिए, या फिर जिनको उस लैंड का यूटिलाइजेशन करना होता है, वो भी कभी कभी आग लगा देते हैं वहां पे। ठीक है, जैसे एक बार ब्राजील में अमेजोन के फॉरेस्ट में लगी थी, तो उस पर एक्विजिशन आया था कि वहाँ के जो लोकल रहने वाले थे, उनको जगह भी चाहिए वहां पे थोड़ी सी साफ करने के लिए, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी फायर लगाई, लेकिन वो इतनी बड़ी हो गई कि फिर कंट्रोल नहीं हुई। इंटेंशनल, अनइंटेंशनल भी होती है। देखिए, वहां पे टूरिस्ट जाते हैं, अब किसी ने जो बीड़ी सिगरेट है वो वहां पे ऐसे ही फेंक दी जली हुई, गर्मियों का दिन था, आग पकड़ ली, आग लग गई। ठीक, ये अनइंटेंशनल है। अनइंटेंशनल तो अनलिमिटेड है, कोई भी रीजन हो सकता है। नेचुरल में भाई इसके भी बहुत सारे रीजन है, कि ज्यादा गर्मी है, हीट वेव चल रही है, जो बिजली कड़कती है ऊपर आसमान से वो गिर जाए, तो ये अलग अलग रीजन है। ठीक है, 2-3 लिख देना बस, इतने से आपका एटलीस्ट जो पूछा गया है वो हैंडल हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल आप यहां से लिख लेना, कि हीट वेव की वजह से नैनीताल में फॉरेस्ट फायर लगी 2024 में। ठीक, नॉर्थ ईस्ट में झूम का कल्टीवेशन होता है, उस वजह से वहां स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, वहां पे इसलिए लगाते हैं। ठीक, तो ये आपके कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं। अब आपको लिखना है स्पेसिफिक पॉइंट। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपने ड्रॉ करना है, ये उत्तराखंड का है, वेस्टर्न घाट दोनों दिखाने हैं, और इनके रीजन बताने हैं। ठीक, तो पहला वही चीज कि ये किस लैटिट्यूड पे है, इसको ध्यान रखना आप। लैटिट्यूड क्या है, वहां की क्लाइमेट कैसी है। ठीक है, वहां पे फिर लोगों की बात कर लेना। तो लैटिट्यूड कौन सा है, वेस्टर्न घाट अपना जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे पड़ता है, प्रोपल ट्रॉपिकल जोन में आता है, इक्वेटर के थोड़े पास है, वहां पे हीट ज्यादा रहती है। ठीक है, ज्यादा हीट है तो वहां पे ज्यादा चांस है कि हीट वेव की वजह से आग लग जाएगी। ठीक है, मैसिव फॉरेस्ट फायर इन बांदीपुर 2019 एग्जाम्पल में कोट करना, आपका काम हो जाएगा। दूसरा क्लाइमेट, वहां की क्लाइमेट कैसी है। तो बांदीपुर में देखिए क्या है, वहां की जो फॉरेस्ट भी है वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, सूक्ष्म वाले हैं, जो सूखे वाले रहते हैं बांदीपुर में। ठीक, तो उसकी वजह से जब जो सूखे हैं पहले से ही, तो वहां पे फॉरेस्ट फायर ज्यादा कैच कर सकती है, करती भी है। ठीक, अब एक दो पॉइंट और लिख लेना, हीट वेव भी वहां पे चलती हैं, उस वजह से भी वहां पे फॉरेस्ट फायर हो सकती है नेचुरल रीजन में। ह्यूमन, अब जो वहां के लोकल के लोग हैं, वो भी कई बार आग लगा देते हैं। ये तो हर जगह है, सिंपल सी है। ठीक है, झूम कल्टीवेशन यहाँ तो नहीं होता, खैर झूम नहीं होता, लेकिन ड्यू टू प्रॉफिट मोटिव लोग यहाँ पे फॉरेस्ट में फायर लगा देते हैं। कुछ करप्शन भी चलता है, अधिकारियों ने पेड़ काटे और बेच दिए। अब कोई टीम आएगी जांच करने, तो उससे पहले है कि आप आग लगा दो, सब जल जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें भी रहती है।
एक है जो इन्वेजिव एलियन स्पेसीज का पॉइंट है, आईएएस का है। ये भी नेचुरल रीजन समझ लीजिए इसको या एंथ्रोपोजेनिक, दोनों में आ जाएगा। ये देखिए वहां पे क्या हुआ ना, साउथ अमेरिका की एक ये प्रजाति है लेंटाना ग्रास, तो ये इन्वेजिव एलियन स्पेसीज है। वहां की जो भी लोकल स्पेसीज हैं वेस्टर्न घाट की, उनको ये एंडेंजर्ड करती है, खतरे में डालती है, इस वजह से वहां पे आग लग जाती है। तो आग लगना देखिए इतना बुरा भी नहीं है, इसके फायदे भी हैं, काफी ज्यादा बेनिफिट भी हैं इसके, उसको भी एक बार समझते हैं। बेनिफिट क्या है कि इससे जो इकोलॉजी है वहां की वो रिजुविनेट हो जाती है। ठीक है, जैसे कुछ पेड़ों में वहां पे कोई रोग आया हुआ, कोई डिसीज लगी हुई है, एक बार फायर लगी वो सब चीजें साफ हो जाएंगी, अब वो रिनोवेट हो गई, रेजुविनेट हो गए, जो उनकी फिर से रीजनरेशन की कैपेसिटी है उससे वो फिर से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, नए पेड़ लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक। और इससे क्या होता है ना, कभी कभी ओकेजनल जो फायर होती है वो, वन है भाई, वन में ज्यादा लकड़ी होगी, ज्यादा वेस्ट हुआ, तो एक तरह से जो फ्यूल है वो ज्यादा हो गया वहां की कैरिंग कैपेसिटी से, तो ज्यादा तो कोई भी चीज खराब है, तो जब एक बार आग लग जाती है तो उसका फ्यूल बर्न हो जाता है, जो नेचुरल फ्यूल है फॉरेस्ट में वो बर्न हो जाएगा, और फिर अपना इकोलॉजिकल एक बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं फॉरेस्ट। दो पॉइंट लिखना, ज्यादा इसके फायदे मत लिखना, क्योंकि एज सच कोई फायदे उतने नहीं है। ठीक है। अब हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, तो उत्तराखंड का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो अभी आपने न्यूज में सुना होगा बेम्बी बकेट। बेम्बी बकेट जो नैनीताल के भीमताल है, ये लेक है, सपोज भीमताल लेक है, ऊपर हेलीकॉप्टर था। ठीक। तो यहाँ से एक बकेट डालते थे इंडियन एयरफोर्स वाले, पानी भरा भीमताल से, और इसको ले जाके जहाँ पे आग लगी है यहाँ पे इसको स्प्रिंकल कर देते, छिड़कते थे, फिर यहाँ से उठाया यहाँ पे डाल दिया, फिर उठाया इधर डाल दिया। तो ये एक बेम्बी बकेट से गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि फॉरेस्ट फायर पे कंट्रोल पाया जाए। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है यूएनईपी का फायर रेडी फॉर्मूला, इसको लिख के है ना, जो बोलता है कि लगभग आपको 66% जो भी अपना खर्च करना है वो प्लानिंग में, प्रिवेंशन में, प्रिपेयर्डनेस में, इन सब में करना है, कि आग नहीं लगने देनी है, उस पर ज्यादा खर्च करना है रादर कि उसको बुझाने के लिए। तो यूएन का फायर रेडी फॉर्मूला, दो पॉइंट आपके तैयार हुए। आप टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हो मैपिंग के लिए, अब तो आप कुछ भी बोल बच्चन कर सकते हो, मेन पॉइंट आपने लिख दिए तो आपका काम हो जाएगा। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो सेंडाई फ्रेमवर्क। डिजास्टर का कुछ भी आए ना, एक क्वेश्चन आएगा, दो आएगा, एक ना एक में ये यूज करना। ये 2015-30 तक चल रहा है, जो डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाने पे बल देता है, और जो मोर्टिलिटी है, मोर्बिडिटी है, जो इकोनॉमिक लॉस है डिजास्टर का, उसको भी कम करने के लिए देता है, बात ध्यान देता है। तो हम इसको कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एसडीजी से रिलेटेड, कि क्या हम इनको ऑन टारगेट है अचीव करने के लिए, क्या शॉर्टकमिंग्स है। ठीक। तो पहले तो आपने एक इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन आपका रेडीमेड होना चाहिए इस पे। ठीक है, आप मन से क्या बना के लिखोगे, लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एसडीजी कितने टारगेट हैं, 17 गोल हैं, इतने इंडिकेटर हैं। ठीक है, 2030 तक हमें ये अचीव करने हैं, यूएन ने दिया है, यूएनडीपी। ठीक। ये आपका इतना काम हो, इंट्रोडक्शन दे देना है जाते ही। ठीक। अगला आप लिख सकते हो या फिर इसको कंक्लूजन में यूज करना, कि इंडिया का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने का टारगेट है, जो तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, उसके साथ ये गोल अलाइन होते हैं। इसको कंक्लूजन में कर लेना, इसलिए हमें इसको अचीव करना। अच्छा, ये कंक्लूजन हो, तो आपका इंट्रो हुआ, कंक्लूजन फिक्स हुआ। अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी में आपने क्या लिखना है, तो एक में लिखना कि हाँ ठीक है हम टारगेट अचीव करने वाले हैं, और यहाँ पे नहीं 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 करने वाले, ये इसमें शॉर्ट कमिंग्स है। बस इतना ही तो लिखना है। तो कैसे करने वाले हैं आप खुद सोचना। पहला जीरो पॉवर्टी हमने बोला था, तो अभी जो हमारा नीति आयोग का इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाला, एमपीआई, वो 15% पुअर बता रहा है अभी देश में, बाकी सब कम हो गए। तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो हाँ हम भाई पॉवर्टी वाला भी अचीव कर लेंगे। हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी चल रही है बढ़िया, 5 किलो राशन मिल रहा है, तो जो हेल्थ और ये हंगर वाला था ये भी अचीव हो जाएगा। ठीक। नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो हम क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, लग रहा है कि पहुंच जाएंगे टारगेट पे। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में हम काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारा 50%, ये तो 2030 से पहले पहले हो जाना है, इसको तो आप लिख के रख लीजिए। तो ये भी पॉइंट ठीक है, जो क्लीन एनर्जी वाला है वो भी आपका हो गया। हमारे यहाँ जल जीवन मिशन चल रहा है, ताकि
जो टैप्ड वाटर सप्लाई मिल जाए। तो जो SDG 6 है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो सैनिटेशन के लिए हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। दोनों टारगेट लगभग अचीव हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। हाउसिंग से रिलेटेड है तो PM आवास सरकार ने अभी भी अप्रूव किया है, यहाँ भी हम पहुंच जाएंगे। तो आधे से ज्यादा आप लिख देना 5 6 7 पॉइंट कि हाँ इन पे हम ऑन टारगेट है। डेटा देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे है डेटा। आप डेटे से पहले ही पॉइंट लिखना, फिर उसका डेटा देना। बस बात ठीक है, आपकी समझ में आ जाएगी। चलिए पहले डेटा ही देना है कि इंडिया इज ऑन टारगेट टू मीट 13 आउट ऑफ 33 इंडिकेटर। तो 13 इंडिकेटर हम लगभग ऑन टारगेट है पूरे करने के लिए, जैसे बैंक अकाउंट हो, वैक्सीनेशन हो, सैनिटेशन, मल्टी डायमेंशन पोवर्टी वाला हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, चाइल्ड मैरिज वाला हो, ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस, ये तो थोड़ा सा अभी भी चैलेंजिंग है, फिर भी कह सकते हैं कि हम ऑन टारगेट है। तो ये आपकी बात हुई कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब नहीं भाई, अगला पॉइंट लिखना है, अगला जो पैरा बनाना है कि नहीं हम चैलेंजिंग है हमारे लिए पहुंचना, उसमें शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या है एक बार यहाँ से देख लेना कि अब 13 पे तो आप लगभग ऑन टारगेट हो, लेकिन 19 पे आप नॉट ऑन टारगेट हो, विच इज मोर देन 50%। तो ऐसे लिख लेना लगभग हम मोर देन, ये 19 13 याद नहीं रहे तो बस ऐसे फैक्ट को या डेटा को याद करना है कि हम 50% से कम अभी टारगेट पे है। और जब इसको निगेटिव में लिखना हो या पॉजिटिव में लिखना हो कि भाई लगभग हम 50% के आसपास टारगेट पे चल रहे हैं, और जब नेगेटिव में लिखना हो तो 50% से कम ही अभी टारगेट अचीव हुए। तो एक ही बात है, आपने अपने हिसाब से यूज करना है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि देश की 49% आबादी गरीब है, ये एक डेटा हुआ, इसको आपने 2 बार यूज कर सकते हैं। आप क्या बोल सकते हो कि देश की आधे से ज्यादा आबादी अमीर है, बात कितनी सही है। और दूसरा इसी पॉइंट को आप कैसे यूज करोगे कि इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी आज भी देश में लगभग 49% या आधी आबादी के करीब लोग गरीब हैं। तो बस अंदाजे बयां हर चीज को नई रूप देता है, वरना दुनिया में नई बात नहीं। ठीक है, चलिए, एनीमिया वगैरह इन सब में तो हमारे यहाँ इशू चल ही रहा है अभी भी, ये सब मत लिखना, आप इतना याद नहीं रख पाओगे। तो एक आपने लिखना है 50% वाला, हम अभी लगभग ऑन टारगेट नहीं है। दूसरा लिखना कि जो टारगेट पे है भी वो, उसमें भी रीजनल डिस्पैरिटी है कि साउदर्न सदर्न स्टेट वाले भाई ऑन टारगेट है, पॉजिटिव करके लिख देना। ये नॉट ऑन टारगेट बॉक्स बना देना ऐसे, ये ऑन टारगेट, ये नॉट ऑन टारगेट बॉक्स में इसको डाल देना। ठीक है, तो ये आपने हो गया आपका। ठीक है, अगला जो रूरल एरियाज हैं वर्सेस अर्बन एरिया, इन दोनों में भी एक डाइकोटोमी चल रही है कि भाई रूरल इंडिया नहीं है, अर्बन इंडिया वाले अचीव कर लेंगे ऐसा लगता है। तो 3 4 पॉइंट आपने लिख दिए। कारण क्या है इसके, तो देखिए एक तो कोविड आ गया, कोविड 19 उसने जो भी हमारे एफर्ट चल रहे थे उसको स्लो डाउन किया है, ये दुनिया भर के लिए एक फैक्ट है। दूसरा, हमारे यहाँ इन SDG को क्या है, SDG कोई ऐसा टारगेट थोड़ी है कि आपको कोई कंपटीशन निकालना है, इनमें इन्वेस्टमेंट लगेगी तब जाके देश का अपलिफ्टमेंट होगा, तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक, मॉनिटरिंग ऑल दो चल रही है, नीति आयोग कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी फाइनेंसिंग का चैलेंज है। हम क्या कर सकते हैं वो इसमें लिखा हुआ है कि थोड़ा सा और अपनी जो पॉलिसी है उसको SDG इंक्लूसिव बनाना है, कि इनको इंक्लूड करके ही बनाना है। ठीक, हमें अपनी प्रायोरिटी भी आइडेंटिफाई करनी है। जैसे 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ चल रहा है प्रोग्राम, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक भी स्टार्ट हो गया है, तो उससे क्या है कि जो सबसे पिछड़े हैं सबसे पहले उन्हीं पे हमें ध्यान देना है। जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करना है। ठीक है, ये हेल्थ की है, ये एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है, ये वाटर की है तो तीनों ह्यूमन से ही रिलेटेड, उन्हीं को इफेक्ट कर रहे हैं। तो बस आपने ऐसे करके इसको लिख देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो DPP का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है, इसको ऐसे रट लेना, वर्ल्ड बैंक का है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, PPP इज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ प्राइवेट पार्टी and a government entity for providing a public asset or service in which the private party bears significant risk and management responsibility। ठीक है, हिंदी में मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके दे दूंगा। मीन सिंपल सही है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में, ताकि वो पब्लिक एसेट और सर्विस को प्रोवाइड कर सके। ठीक है,
और रिस्क को मिनिमाइज कर सके। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा बोला है। इंट्रो हुआ, काम खत्म। ये 2-3 मॉडल है, आप चाहें तो एग्जांपल में लिख सकते हो। बीओटी मॉडल, डीबीएफओ, ठीक है, ओएमटी, ऑपरेट मेंटेन एंड ट्रांसफर, ऑपरेट मेंटेन एंड ट्रांसफर। इसका आप जानते हैं ना, मतलब आई होप आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको पता होगा बीओटी वगैरह क्या होते हैं, बिल्ट ऑपरेट टॉर्क, ठीक है। अब इशू आता है कि एडवांटेज आपने लिखने हैं, तो आप याद कैसे रखोगे इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे पेपर हैं, कैसे याद होगा? तो देखिए, प्राइवेट की बात की गई है कि प्राइवेट के आने से क्या होगा, सरकार तो है ही इसमें। तो आप एक तरफ एज्यूम कर लो एसबीआई को, दूसरी तरफ करो आईसीआईसीआई बैंक, या फिर एचडीएफसी समझ लो, प्राइवेट बैंक है। आप बैंक जाते हो, तो सपोज सीधा सीधा बैंक का ही समझना कि आपने आईसीआईसीआई बैंक में एक अपना खाता खुलवाया, या फिर ये एक बैंक है। तो इसमें देखिए, प्राइवेट है तो इसमें फाइनेंस की दिक्कत नहीं है। आप इसकी बिल्डिंग में जाते हो आईसीआईसीआई की, तो कितना बढ़िया साफ सुथरा रहता है, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ठीक। आप बैंक अकाउंट अगर इसमें खुलवाने जाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा, लेस डिले है। जो कंप्लायंस है वो भी बहुत कम रहते हैं, ठीक। कैश फ्लो इसमें कांस्टेंट रहता है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, आपको यूपीआई पेमेंट, हर चीज, आपका जो ई स्टेटमेंट है, मोबाइल बैंकिंग, सब कुछ देता है, बढ़िया है, ठीक है। जो रिस्क है वो भी आपका एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि अब तो डी आई सी जी सी ये 5 लाख तक का इंश्योरेंस देते हैं आपको। तो आपने 5 पॉइंट ऐसे दिमाग में रखे, आपको आईसीआईसीआई के पॉइंट नहीं लिखने हैं, लेकिन आईसीआईसीआई दिमाग में रख के आपके दिमाग से पॉइंट जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे कि अच्छा, उसके पास पैसे अच्छे हैं, बिल्डिंग अच्छी है, डिले नहीं करता है, ठीक है, कैश फ्लो ठीक ठाक रहता है, सर्विस अच्छी देता है, तो आपकी बात होगी पूरी, एडवांटेज आपने लिख दी। इशू क्या है कि अनसर्टेनिटी है, कि 15 से 30 साल का पीरियड है। तो जब इतना बड़ा अगर टाइम पीरियड हो तो उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है हमेशा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज होती है। तो ये एक वैलिड पॉइंट है, जो चैलेंज है पीपीपी मॉडल को हमारे यहाँ परस्यू करने के लिए, ठीक है। दूसरा है, इसमें रेगुलेटरी थोड़े से अभी गैप्स हैं। कैसे कि एक गुजरात में पोर्ट था, पीपावाव ऐसे कुछ करके पोर्ट है, तो इसके प्रोजेक्ट को क्लियर होने में, क्लियरेंस मिलने में इसको 2 साल से ज्यादा लगे। तो देखिए कितना, जब इतना डिले होगा तो प्राइवेट वाले क्यों आएंगे, क्यों अपना पैसा फंसाएंगे? भाई, किसी ने 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और उसको वहां पे क्लियरेंस ही नहीं मिल रहा है, एनओसी नहीं मिल रही है, तो 1 लाख करोड़ पे वो कितना इंटरेस्ट कमाता अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करता तो हर कोई अपना सब कुछ कैलकुलेट करके ही इन्वेस्ट करता है। तो ये एक गलत चीज है, इसको भी कम होना चाहिए। पीपीपी मॉडल पे एक प्रॉब्लम और आती है, क्रोनी कैपिटलिज्म, याराना पूंजीवाद, की सरकार है एक तरफ तो गवर्नमेंट, दूसरी तरफ है प्राइवेट। तो क्रोनी कैपिटलिज्म इन दोनों के बीच में तो होती है कि बिजनेस मैन और पॉलिटिशियन ये दोनों मिल जाए, तो फिर भाई पॉलिटिशियन इसको सस्ते में टेंडर दे देगा, और जो बिजनेसमैन है वो उसके पार्टी फंड में पैसा जमा करा देगा, दोनों की विन विन है, जनता का नुकसान है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म को ये बर्थ देता है। ज्यादा नेगेटिव इसके लिखना नहीं, क्योंकि अब देखिए पूरा वर्ल्ड, इवन इंडिया तो अभी 20-30 साल इसी मॉडल पे लगभग चलेगा आगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की टेंडेंसी 1990 से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो और ये बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी अभी। तो इसलिए ज्यादा नेगेटिव इसका लिखना नहीं, कंक्लूजन आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, हिंदी में आप इसको, मैं आपको ट्रांसलेट करके दे दूंगा, इंग्लिश में है तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका रिन्यूएबल एनर्जी पे बनता ही बनता है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। इसका चलिए मैं आपको खुद से बताता हूँ। इंट्रोडक्शन देना है रिन्यूएबल एनर्जी का, इसको ग्रीन से कर लेते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा, तो नवीनीकरण ऊर्जा मोदी जी का एक स्टेटमेंट है कि ये सिक्योर है, प्योर है, ठीक है, और एंश्योर है। ये देखिए, सनलाइट को समझ लीजिए, एंश्योर है आएगी, प्योर है मतलब आपको इसको यूज करने में कोई ऐसा पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो सिक्योर, प्योर, एंश्योर। और सिक्योरिटी इंडिया में क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ ठीक ठाक सनलाइट के डेज है। ऐसे ही आपने क्या करना है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो सोलर ही नहीं है, पहले चलिए सोलर देख लेना, उसके बाद आपने देखना है विंड एनर्जी, इसके बाद टाइडल एनर्जी इंडिया में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और क्या है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल बायो
गैस, बायोगैस भी हमारे यहाँ हो सकती है। 2 4 1 5 इनके आपने एक एक पॉइंट आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि अगर वो पूछ ले कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का क्या पोटेंशियल है, तो आप क्या लिख सकते हैं। अच्छा, एक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसकी भी एक एनर्जी है ना। सोलर एनर्जी में क्या है हमारे यहाँ, इंडिया क्या है, लगभग ट्रॉपिकल कंट्री है। 300 दिन से ज्यादा यहाँ पे सनलाइट रहती है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है, पहला पॉइंट। दूसरा, विंड को जनरेट करने के लिए 9 मीटर पर सेकंड या समथिंग, मीटर या किलोमीटर, एक बार रीचेक कर लेना इसको प्लीज। लगभग 8 मीटर या किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में एवरेज स्पीड कितनी है, 9.8। तो ये एकदम आदर्श स्थिति है, आराम से हम विंड जनरेशन कर सकते हैं, विंड पावर जनरेशन कर सकते हैं। टाइडल में पूछ ले तो हमारे यहाँ 7,500 लंबी कोस्ट लाइन है, और टाइड्स आते ही हैं, इस वजह से हम टाइडल एनर्जी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जियोथर्मल, भूगर्भीय, भूगर्भीय मतलब हमारे यहाँ मोर देन 300 से ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे पोटेंशियल है जियोथर्मल एनर्जी का, आप लिख सकते हैं। बायोगैस से रिलेटेड आप लिख लीजिए, हमारे यहाँ लाइव स्टॉक की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो बायोमास का जनरेशन बहुत है, तो हम बायोगैस उससे निकाल सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है, इसको लिख देना कि इंडिया मेगा डाइवर्स कंट्री है, वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री है, तो इस वजह से यहाँ पे बायोगैस का जो रॉ मटेरियल है वो काफी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, भाई कितनी रिवर्स हैं, कितने डैम्स हैं, ठीक है, अब तो रन ऑफ डैम भी बनने लगे हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का एक हमारे यहाँ अच्छा पोटेंशियल है। तो जब भी पूछे इन जनरल, तो आपने ये लिख देना है। इसकी तारीफ पूछे तो सिक्योर है, प्योर है, ठीक है, और इंश्योर है, आश्वस्त भी करती है, साफ भी है, प्योर भी है। तो ये आपके पॉइंट हुए। चैलेंज क्या होगा इसमें, तो चैलेंज नॉर्मल से ही है कि भाई सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल है, इन सब ने आपने जनरेट तो कर ली, लेकिन स्टोरेज का इशू है। स्टोरेज आप करोगे तो उसके लिए जो भी नेसेसरी इंफ्रा चाहिए, उसका इशू है कि आपने देखिए सोलर एनर्जी स्टोर कर ली बैटरी में, और ईवी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अब इतने हमारे यहाँ पावर स्टेशन तो है नहीं, तो फिर कंजप्शन कैसे होगा इसका, तो इंफ्रा का इशू है। तीसरा, जो सनलाइट या विंड ये सब है, ये सीजनल है या फिर रीजनल है, मतलब कि जैसे टाइडल एनर्जी है ये कोस्ट पे ही हो सकती है, ऊपर तो ये नहीं होगी। विंड एनर्जी है ये भी लगभग साउथ इंडिया में ही होगी। जो सोलर एनर्जी है वो राजस्थान में ज्यादा होगी। तो जो हमारे यहाँ रीजनल वेरिएशन है वो एक हर्डल है, इसके लिए सरकार ने एक ग्रिड बनाई है। ग्रिड क्या है कि ये पूरा इंडिया है, सपोज इसको अलग अलग जोन में बांट दिया है। यहाँ पे सपोज एनर्जी हो रही है हमारी सोलर एनर्जी, तो हम एक ट्रांसमिशन लाइन से यहाँ भेज सकते हैं, इधर भेज सकते हैं, ये टाइडल वाले इधर भेज सकते हैं, तो आपस में हमने जोड़ दिया इन सबको, ठीक है। तो एक क्लीन ग्रीन ग्रिड बनाई है हमने, नेशनल ग्रीन ग्रिड, ठीक, ऐसी कुछ करती है। तो रीजनल है, चौथा पॉइंट आप लिख दो। रीजनल हो गया, इंफ्रा स्टोरेज की, अब ये सब जो भी हमने जनरेट किया, तो इसको कहीं स्टोर जो कर रहे हैं उससे ई वेस्ट का जनरेशन तो हो रहा है ना, तो ये पोल्यूशन के लिए खतरा है, इससे पोल्यूशन हो रहा है। ऐसे ही करके आप बस अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो, कुछ भी पूछे चैलेंज तो लगभग यही रहेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, इसमें आपका आंसर, ओके, इसी से आई होप आप लिख लोगे। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, इनके एक एक एग्जांपल, ये सब ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको काम आएंगे। वो जब कुछ भी जनरलाइज करके पूछेगा यहाँ से आपने लिखना है, और क्या करना है। अब आपने इंट्रो दिया, बॉडी दी, चैलेंजेस, ये सब हो गया। सॉल्यूशन के लिए आप कुछ भी लिख देना, गवर्नमेंट की स्कीम जरूर लिखना, और कंक्लूजन में आपको पंचामृत के टारगेट कि हमें 2070 तक नेट जीरो अचीव करना है, या फिर 2030 तक हमें 50% से ज्यादा अपनी एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स से लेके आना है, ठीक है। ये पंचामृत का टारगेट है। दूसरा, हम एसडीजी 2030 तक अचीव करना चाहते हैं, ये भी आप इसमें इससे भी कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और जो इंडिया का एक विजन है 2047 का, विश्व गुरु बनने वाला, उसके लिए भाई हमें एनर्जी सिक्योरिटी तो करनी ही पड़ेगी अपनी, तो हम वो भी कर सकते हैं। किसी भी चीज से आप कंक्लूड कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। डायग्राम ड्रॉ कर लेना, वेन डायग्राम भी बना सकते हो आराम से, तो आपका आंसर यहाँ से फ्रेम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो एफएसएसआई ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्म डिजाइन एंड मैनेजमेंट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट सच एज केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सिंथेटिक हार्मोन्स, ये सब चीजें। तो आपको देखिए एग्जैक्ट ये याद रहे या नहीं रहे, आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू एफएसएसआई ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह का सिस्टम है जो एक ऐसा मैनेजमेंट या इकोसिस्टम तैयार करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, जिससे हम कम से कम जो केमिकल या सिंथेटिक फर्टिलाइजर है इनका लगभग न्यूनतम यूज किया जाए, लगभग जीरो। ठीक, आप ऐसे बना के अपने हाथ से लिख सकते हो क्योंकि आपको वहां याद नहीं रहने वाली डेफिनेशन कितनी भी रट जाना। ठीक, पहली बात, फायदे इसके क्या है? तो इंडिया के लिए ज्यादा बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि जो टोटल वर्ल्ड का ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर है उसका 30% इंडिया। ये कुछ आपको फैक्ट थोड़े से ध्यान रखना, 30%, ठीक है, ये 30% ये भी रिपीट कर दिया इन्होंने। हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं ऑर्गेनिक कॉटन के वर्ल्ड वाइड, और जो जो हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं उसमें लगभग 300 प्रोडक्ट, वो भी अलग अलग कैटेगरी में हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको आप बस ऐसे ही याद रखना, 30 और 300, इतने से ही आप लिख देना। ज्यादा फैक्ट आपको याद नहीं रखने कि 30% दुनिया का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं कॉटन का भी, और 300 से ज्यादा प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आपकी बात में ना एक वेटेज आ गया। ठीक, सरकारी स्कीम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं इसके फायदे। फायदे तो जो भी आपको दिमाग में आए ये सारे फायदे हैं, ठीक है, कि इससे भाई बाहर भेज रहे हैं तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी, जो सॉइल है उसकी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी, फार्मर की हेल्थ भी सही हो जाएगी, प्रोडक्शन हमारा बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया मीन्स इन ए सेंस सस्टेनेबल हो जाएगा। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट है, ये सबको पता है। वो आपसे ऐसे ज्यादा पूछेगा भी नहीं, वो पूछेगा इसके चैलेंज क्या है। तो चैलेंज क्या है, ये डेटा आपने याद करना है। देखिए जो याद करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 6.7%, लगभग 7% के आसपास आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का डेटा है कि इतना डीप हुआ प्रोडक्टिविटी में। तो इससे प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है, तो उससे क्या होगा भाई, खाने वाले उतने हैं, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो फूड क्राइसिस की सिचुएशन हो सकती है। श्रीलंका का आप उदाहरण दे सकते हो, ठीक, वहां पे उन्होंने ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट कर गए वो। ठीक, दूसरा इसका एक जो मेन चैलेंज है वो ये है पेस्ट अटैक। देखिए आपने केमिकल, अभी देखिए आपके खेत में कोई बीमारी आई, आपने उस पे जो भी दवाइयां हैं वो लगा दी, लेकिन अगर ऑर्गेनिक आप खेती कर रहे हो और कोई ऐसा अटैक होता है, चाहे वो पेस्ट का हो या फिर कोई डिजीज का हो, तब आप क्या करोगे? तो उसके अलग अलग टेक्निक है कि भाई मल्टीपल क्रॉप उगाई जाती हैं, लेकिन फिर भी ये एक चैलेंज तो है कि हम टोटल सपोज 100% ऑर्गेनिक हो गया इंडिया, और एक साथ कोई बड़ा ऐसे पेस्ट अटैक या कोई बीमारी आई, जैसे शुगर केन में रोट डिसीज चल रही है अभी, तो लगभग पूरा देश खत्म हो जाएगा एक ही दिन में, एक दो दिन में सारा प्रोडक्शन जीरो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। श्रीलंका में लगभग इसी तरीके की समस्या आई थी, ठीक है, पेस्ट अटैक हुआ। ये 2 पॉइंट आपने तैयार किए। अब इसमें क्या है ना, टाइम और एनर्जी ये ज्यादा लगती है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को कल्टीवेट करने के लिए कोई भी क्रॉप आप लगाते हो तो नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगता है। तो अब हमारे देश में फार्मर कितने हैं, छोटे हैं, गरीब हैं, वो इतने टाइम तक कैसे वेट करेंगे? वो अपने जो लाइफ है उसको कैसे सस्टेन करेंगे? क्योंकि उनको पैसा तो बहुत बाद में जाके मिलेगा, और वो भी कितना मिलेगा वो मार्केट पे डिपेंड करता है। तो इसका जो वेस्टेशन पीरियड है, जो टाइम या इनपुट आप लगा रहे हो उसका आपको रेम्यूनरेशन उतना बेनिफिट नहीं है। इस वजह से थोड़े से फार्मर अभी भी अनिच्छुक रहते हैं, लेकिन अच्छी मेथड तो ये बहुत बढ़िया है। अब फार्म देखिए जो भी प्रोड्यूस आया उसकी प्रोसेसिंग हमारे यहाँ उतनी अच्छे से नहीं होती, और प्रोसेसिंग हो भी जाए तो हमारे यहाँ मार्केटिंग नहीं होती कि भाई ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। आप मार्केट से कोई भी चीज उठाइए और मुझे बताइए कि ये ऑर्गेनिक है, 100% आप इंश्योर हो सकते हो? बहुत कम प्रोडक्ट है, क्योंकि उतनी अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में, और जो प्रोड्यूस करके बेच रहा है वो भी अपनी मार्केटिंग सही से नहीं कर पाता। तो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच का जो डिफरेंस है उसमें बहुत बड़ी कंपनियां आती हैं और वो फायदा उठा के निकल जाती है। तो एक मार्केटिंग का इशू है। ठीक, अगला ये क्वालिटी का भी इसमें इशू है। क्वालिटी मीन्स कि ये देखने में ना ज्यादा अच्छे नहीं लगते,
देखने में थोड़े से मतलब जैसे टमाटर वगैरह भी हैं, आपको अनहाइजीनिक से लगेंगे। तो आप जब इसको एक्सपोर्ट करोगे, बाहर करोगे जैसे यूरोप वगैरह में, तो वो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स का यूज करके आपके जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसको डिक्लाइन कर सकते हैं, या फिर उसकी वैल्यू सही ना दे। भाई 50 रुपए किलो बिकता, अब वो बोलेंगे नहीं हम तो 20 रुपए किलो देंगे, ये सही नहीं है, देखने में ही सही नहीं लग रहा। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन इन सबको हम ओवरकम कर सकते हैं, कोई इतने बड़े चैलेंज नहीं है। सरकार की स्कीम भी है, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, सॉइल हेल्थ कार्ड, एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी इसको प्रमोट करने की बात कही गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है हमारे यहाँ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है ही। ठीक, तो इन सब चीजों को आप दो चार पॉइंट ये लिख देना, इंट्रोडक्शन, पॉजिटिव, गवर्नमेंट स्कीम, नेगेटिव, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन डबलिंग फार्मर इनकम से आप कंक्लूड कर सकते हो। अब इसमें ईयर मत मेंशन करना, डबलिंग फार्मर इनकम बस इतना। या फिर हमें फार्मर को एग्रीकल्चर जो करते हैं उनको एग्रीप्रेन्योर बनाना है, एग्री बिजनेसमैन बनाना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो क्वालिटी हो, मार्केट जो डिमांड होती है उसके अनुरूप हो, तभी जाके हम अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, ये एग्रीकल्चर का है तो मैं आपको एक एग्रीकल्चर का यहाँ पे, इसको आप यूज करना। ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था आज से 2 साल पहले। होता क्या है, पहला साल है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। ये शायद 2019 में जब मैंने मेंस दिया था, तब मैं इकोनॉमिक सर्वे इसको यूपी का दिया था मैंने मेंस 2019 में। ठीक है, मार्क्स भी ठीक ठाक थे। तो मैं इसको काफी यूज करके आया था, मीन्स लगभग ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, ज्योग्राफी में भी किया, इसमें भी किया, काफी उसमें यूज किया। ठीक है, उस टाइम पे ऑप्शनल चलता था यूपी में, अभी तो उन्होंने यूपी स्पेशल का पेपर लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो प्राइस है और ये प्रोडक्शन है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा है, तो कीमतें कम है। अब ये प्रोडक्शन आपका कम हुआ, जैसे ही कम हुआ कीमतें बढ़ गई इसकी। समझ रहे हो बात? अगले साल देखो ये फिर नीचे आ जाएगा। अब किसान क्या करेंगे कि यार ये हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन था ज्यादा, तो इन्होंने प्राइस कम थे, तो ये क्या करेंगे कि नहीं अब हम प्रोडक्शन कम करेंगे, अब हम सपोज चावल है, चावल को नहीं लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो फिर चावल के दाम बढ़ गए। तो अब लोग सोचेंगे कि यार दाम बढ़ गए हैं तो हमें चावल लगाना चाहिए, तो ये फिर से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे चावल का, चावल के दाम फिर कम हो जाएंगे। तो ये एक साइकिल है, इसको बोलते हैं कोव वेब साइकिल। इंग्लिश में कोव वेब लिख के चक्र लिख देना बस, इसको ड्रॉ करके आना, यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे कीमत। जब भी मार्केटिंग में आपसे पूछेगा इसको ड्रॉ करके आना, आपको एडवांटेज मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे लिख देना। ठीक, देखने में भी सही लग रहा है, आपको हेल्प भी करेगा। ठीक, एग्जामिनर समझ भी जाएगा कि क्या बात है। और आप इसको चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना सकते हो। कैसे? ये प्रोडक्शन है, ये ये प्राइस है, ये प्रोडक्शन है, अगले साल ये डाउन हुआ, ये बढ़ गया, बस ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये प्रोडक्शन, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। एक क्वेश्चन अपना है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। वन सेकेंड, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, ये समाधान स्ट्रेटजी पे था, तो समाधान का आपको पहले मतलब पता होना चाहिए। स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एम से मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, और नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ठीक, ये समाधान की फुल फॉर्म है, आप चाहें तो इससे यूज कर सकते हैं। नक्सलिज्म का क्या है? नक्सलिज्म बंगाल के नक्सलवाड़ी से स्टार्ट हुआ था, आपको पता होगा। इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो तिरुपति है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, और नेपाल में पशुपति है, तो तिरुपति से पशुपति एक रेड कॉरिडोर है, ग्रीन से मैंने ड्रॉ किया है लेकिन रेड कॉरिडोर है, रेड कॉरिडोर है। ठीक है, तिरुपति पशुपति यहाँ से लेके यहाँ तक नक्सलिज्म की पूरी बेल्ट ये ड्रॉ की जाती है, कुछ पार्ट ये भी है यहाँ का। ठीक है, ये पूरी बेल्ट है, इसको लाल गलियारा करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके जरूर आना। ठीक है, आप इनकी प्रॉब्लम क्या है, मेन आपसे प्रॉब्लम पूछेगा, फिर उसकी स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी तो समाधान स्ट्रेटेजी हो ही गई है। ठीक है,
और पहले पहले स्ट्रेटेजी को देखते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे रोशनी स्कीम है, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, वो भी ट्राइबल एरिया में बनाए गए हैं, ताकि जो जिनको ये बरगला लेते थे नक्सल, वो नहीं बरगला पाए। बात सही है। तीसरी चीज वन धन योजना है, पीएम पीवीटीजी मिशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्राइबल बेल्ट में है सारे नक्सली, और ये ट्राइबल लोग क्योंकि बेचारे गरीब होते हैं, अनअवेयर होते हैं, उनको बरगला लेते हैं। तो हमें उन्हें ही इनके चंगुल से निकालना है, ठीक है। सरकार की अलग अलग स्कीम है, ट्राइबल से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में है, लगभग वैसी स्कीम लिखाना, तो स्कीम का काम आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अब इंट्रोडक्शन की, लगभग जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। पहले सपोज 1000 घटनाएं थी 2016 में, डायग्राम ड्रॉ करते चलना ऐसी, ठीक है। 1048 थी, तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो ये और भी कम रह गई, 300 के समथिंग है। एक बार डेटा चेक कर लेना, नहीं तो एवरेज करके लिख देना 2022-23। छोटा मोटा ब्लफ कर सकते हो, कोई इतना चेक नहीं करके बैठेगा, ठीक। तो ये आप आराम से लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटेजी है। तिरुपति से पशुपति का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। और क्या है इसमें, कि हमने क्या क्या इसमें और एक्शन लिए हैं। एक, हमने जो ब्लैक पैंथर बटालियन बनाई है, बस्तरिया बटालियन है सीआरपीएफ की, ठीक है, जिसमें लगभग 33% का वीमेन रिजर्वेशन है, टू कॉम्बैक्ट नेक्सलिज्म, ठीक है। जो अलग अलग बॉडी है, जैसे सीबीआई है, एनआईए है, ईडी है, वहाँ की लोकल पुलिस है, हम उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, ताकि एक कॉन्क्रीट एक्शन इनके खिलाफ लिया जा सके, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है, इसी वजह से डिक्लाइन भी हुआ है। जो यूथ है वहाँ के, उनको हम रोजगार भी देना चाह रहे हैं, शिक्षा भी देना चाह रहे हैं, ताकि वो इन एक्टिविटीज में एंगेज ना हो, ठीक। अदर मेजर्स, हम अवेयरनेस भी अभी स्प्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए ना, देखिए सिंपल सा आपको फंडा है। इंटरनल सिक्योरिटी में आपका इशू आ जाए, चाहे लेफ्ट विंग पे आ जाए, टेररिज्म पे आ जाए, TERROR, आतंकवाद पे, तो तीन पॉलिसी आपको लेके चलनी है। क्या? DODO, बस इनके दो दो पॉइंट लिख देना, आपका आंसर बन गया। कैसे? पहला है डिफेंस, कि हमें भाई अपनी सुरक्षा बढ़ानी है, कि नक्सलिज्म अटैक ना हो, उसके लिए हम सीआरपीएफ डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन वगैरह है, उसकी मदद लेंगे, ताकि ये अटैक नहीं कर पाए। अभी नक्सलिज्म की बात चल रही है, नक्सल की। अगला डी है डेवलपमेंट, मतलब विकास। विकास क्या करना है, कि भाई वहां पे स्कूल बनाएंगे, रोजगार देंगे, स्कीम लॉन्च करेंगे, ताकि वो इंक्लूसिव जो मेन स्ट्रीम है उसमें आ पाए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ठीक है, उनको गैस देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इससे क्या है, वो विकास की मुख्य धारा में जुड़ेंगे, और लेफ्ट विंग की तरफ कम लोग जाएंगे। 2.2। तीसरा चीज है डिप्लो, मतलब ऑफेंसिव। DO मतलब डिफेंसिव ऑफेंस। ये हमारी एक पॉलिसी है, कि चलिए हमने डिफेंस भी किया, डेवलपमेंट भी किया, फिर भी अगर वो अटैक करते हैं, तो हम उन पे जोरदार प्रहार करेंगे, तगड़ा वाला, ठीक है। अटैक करती है गवर्नमेंट अलग अलग, जैसे बस्तरिया बटालियन है, ठीक है, ब्लैक पैंथर, ये सब, इन सब को कॉम्बैट करते हैं, और खत्म करने की लगभग 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 पूरी तैयारी हो चुकी है। ये ऑलमोस्ट नक्सलिज्म एज एन आइडियोलॉजी तो बची है, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो गया, ड्रास्टिक डिक्लाइन आया है, ठीक। अब नक्सलिज्म छोड़ दीजिए, टेररिज्म पे वो पूछ लेते हैं। तो टेररिज्म पे क्या है, डिफेंस करोगे, पहले हम भाई अपने बॉर्डर को सिक्योर करेंगे, अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे, अच्छे से टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे, सैटेलाइट से मॉनिटरिंग करेंगे, तो डिफेंसिव हो गया टेररिज्म को रोकने के लिए। अगला, डेवलपमेंट करेंगे, कि भाई जहाँ जो भी टेररिज्म अफेक्टेड एरिया है, जैसे बॉर्डर एरिया है, वहां पे हम विकास तो करेंगे, ताकि वहां के लोकल जो लोग हैं वो टेररिज्म को सपोर्ट ना करें, ठीक है। वहां पे उनको लाइवलीहुड देंगे, उनका बिजनेस, उनके टूरिज्म, इन सब पे ध्यान देंगे। अगला है ऑफेंस, डिप्लो, मतलब डिफेंसिव ऑफेंस, कि हम अगर ये सब करने के बाद भी कोई अटैक होता है, तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। घर में घुस के मारने वाला कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली। तो कुछ भी पूछे, ऐसे करके आप लिख देना, दो दो चार छह पॉइंट आपके हो गए। कुछ भी पूछे, टेररिज्म पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे, कुछ भी पूछे आपसे, स्ट्रेटेजी में, सॉल्यूशन में, DODO, DODO, बस DDDO, ऐसे करके कुछ भी आप बना लेना और लिख के आना।